अरे बूम ऊपर करो ना भाई, बूम दिख रही है किसकी? अरे तो अभी तैयारी तो हम तो उधर हाजी भाई के हाथ में घूमा है तो हाथ आ रहा मेरे कैमरा हमारा बढ़ता हाजी भाई, तुम्हारा क्या तुम बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं, जलील साहब तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं, जलील साहब तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बढ़ गए रे आगे। फिकर नाही आहे आम्हाला. एक आमदार आहे, खासदार आहे, भरपूर मंत्री आहे, संत्री आहे. मी सोयगाव सिल्लोड विधानसभामधला एक मतदार आहे. मी भरपूर वेळेस मंत्र्याकडे गेलो आणि मला सांगण्यात आलं की प्रोसिजर चालू आहे, प्रॉपर्टी जप्त करणं चालू आहे, हे होत राहील. असं करू करू आज 1.5 वर्ष झालेलं आहे, तरी बी ते पैसे आजपर्यंत भेटले नाही. पण आता या जलील साहेबांना आज एक भाऊ म्हणून, एक नेता म्हणून, जर नेता जर खरा असेल कोणी तर इम्तियाज जलील सारखा माणूस पाहिजे. माणसाला माणूस जाणणारा पाहिजे. जर माणसाला माणूस जाणणारा नसेल तर ते नेते काही कामाचे नाही आहे, मतलबी नेते काही कामाचे नाही आहे. आज जर आपलं जर खरं म्हणलं तर माणसाला माणूस जाणणारा एकच नेता आहे औरंगाबाद शहरात, म्हणजे तो आहे म्हणजे इम्तियाज जलील साहेब. इम्तियाज जलील साहेबांना जे केलं ते कोणी करू शकत नाही. आणि आज जे जिवंत आहे गोरगरीब, काही मेले आदर्श ठेवीदाराचे, काही आहे त्याच्या मागं इम्तियाज जलील साहेब उभे राहिले आणि नवीन एक ऊर्जा तयार झाली. गोरगरिबाला पैसे मिळण्याची जी हिंमत आली ती इम्तियाज जलील साहेबांमुळे आली, फक्त इम्तियाज जलील साहेबांमुळे आले. आज इम्तियाज जलील साहेबांना मी नतमस्तक होऊन मी त्यांच्या पाठीमागं उभा राहील, मरस्तोर उभा राहील. जोपर्यंत इम्तियाज जलील आहे, तोपर्यंत माझी साथ आहे, तोपर्यंत जो संकटात कामा येतो, जो संकटाच्या कामा येतो, संकटाच्या काळी कामा येतो, तोच खरा नेता असतो. बाकीचे नेते काही कामाचे नाही आहे. हे येत्या मतदान घेत्या आणि निवडून येत्या आणि हे गोरगरीब जर यांचे जर आदर्श बँकेत असे मान काप्यासारखे जर ठेवी ठेवणारे, आमच्यासारखे हातगाड्या लोटणारे, 1-1 रुपया जमा करून पैसे ठेवणारे जर याचे जर पैसे हिरावून घेत असन तर याला आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही आहे. याच्यासाठी असे जर नेते जर असले, भारतात अनेक नेते आहे पण कोणी पुढं नाही आलं, कोणी समोर नाही आलं. 2 आमदार आहे, खासदार आहे, कोणी समोर नाही आलं. पण एकमेव नेता असा आहे की इम्तियाज जलील साहेब हे आमच्यासाठी 1.5 वर्षापासून मोर्चे काढत आहे, बैठकी घेत आहे. आणि त्यांच्या कृती समितीचं मी अभिनंदन करेन की त्यानं सगळ्याचे नंबर घेऊन सगळ्याला कळवून अशी विनंती केली की सगळ्यांनी जमा व्हा, कलेक्टर ऑफिसपाशी या, असं आहे तसं आहे. याचे मुद्दे मला काही माहीत नाही, तरी पण मी आज गोळेगाव नगरीतून इथं आलेलो आहे. आज मला इथं यायला उशीर झाला कारण की आमच्या सिल्लोड शहरामध्ये ट्रॅफिक जाम झाल्यामुळे 1.5 ते 2 घंटे आम्हाला तिथं थांबावं लागलं. त्याच्यामुळे आम्हाला इथं उशीर झाला. जोपर्यंत चलिए, आदर्श का जो घोटाला हुआ था उसके बाद पता चला कि आदर्श के ही डायरेक्टर्स, चेयरमैन जो हैं वो यशस्विनी पत संस्था के अंदर हैं, फिर वही डायरेक्टर्स जो है वो कृष्णा पत संस्था के अंदर हैं. यानी कि इनका धंधा हो गया था कि बहुत सारे पद संस्था खोल देना, लोगों को लालच दिलाना कि हम इतना इंटरेस्ट रेट देंगे. ये मामले के पीछे हम पिछले 1.25 साल से लगे हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी भर की कमाई इसमें डाले हैं उनका पैसा उन्हें मिलना चाहिए. मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर आदर्श नागरिक पद संस्था ये एक ऐसी पद संस्था है कि जहां पर पहली मर्तबा किसी पद संस्था के ठेवीदारों को, डिपॉजिटर्स को उनका पैसा मिलना वापस हो रहा है. चाहे वो 10,000 हो, 25,000 हो, अब वो 2 लाख शुरू करेंगे, फिर 5 लाख शुरू करेंगे, तो ये पैसा धीरे धीरे लोगों को मिलना शुरू हो रहा है. ऐसे कई सारे पद संस्था है जो कई सालों से डूबी हुई है लेकिन उनके पीछे कोई पड़ा नहीं है. इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ कैसा मैनेज करके प्रशासन को, पुलिस को, DDR ऑफिस को मैनेज करके वो पैसा लेकर गायब हो गए हैं.
आदर्श के लिए हमने इनसे वादा किया था इनका 1-1 रुपया वापस करेंगे। अब ये मामला जब यहाँ तक पहुँच गया है कि MPID का ऑर्डर आ गया, MPID के कई सारे प्रपोजल्स, सवों से प्रपोजल्स DG ऑफिस के अंदर पड़े हुए हैं, सिर्फ आदर्श का नोटिफिकेशन हम निकालने में कामयाब हुए। अब वो वक्त आया था कि MPID के अंदर जितने भी आदर्श की प्रॉपर्टीज़ हैं उसका लीलाव करके ये पैसा वापस इन्हें दिया जाना है। तो अब पता चल रहा है कि जो फरार आरोपी है वो फरार आरोपी तहसीलदार से मिलकर ये प्रॉपर्टी बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे 3 प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आए जिसके पूरे दस्तावेज लेकर आज हम कलेक्टर ऑफिस के अंदर आए। कलेक्टर ऑफिस के अधिकारियों को हमने पूरा बताया, फिर पुलिस कमिश्नर के पास गए, उनको पूरा बताया कि किस तरीके से। हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाले का लड़का भी है तो ये प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, जालना के एक धन्ना सेठ भी ये प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, और हद तो ये हो गई है कि सहकार मंत्री जो इस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका PA भी ये ज़मीन ख़रीद ले रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े बड़े लोग अगर ये ज़मीन ख़रीद रहे हैं तो इनका पैसा इन्हें वापस कब मिलेगा करके। तो हमने ये जब शिकायत दर्ज कराई तो तहसीलदार को बुलाया गया और तहसीलदार ने पूरे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद 3 मिनट के अंदर उसने ये कहा कि ठीक है, मैं वापस ये प्रॉपर्टीज़ वापस लेके आ जाता हूँ जिसने बेचे हैं करके। हमने कहा कि नहीं, तुम्हारे ऊपर तो FIR रजिस्टर होगी, तुम्हारे ऊपर केस रजिस्टर होगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी हमारे सामने आ गई तुमने बेईमानी करके है तो ये सब इसके अंदर फेरफार कर डाले, और जब हम सामने लेकर आए तो तुम हमको ये कहते हैं कि नहीं मैं वापस लेकर आ जाऊँगा। हमने फिर पुलिस कमिश्नर को ये बताया और उनसे ये मांग की कि अगर आपके लेटर देने के बावजूद भी अगर ये फेरफार हो रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के अधिकारी जो है ये पैसा लेकर ये सब धंधा कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि मैं ऑलरेडी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो कोताही हुई है तो उसके खिलाफ हमने इंटरनल इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं, और जो अधिकारी कलेक्टर ऑफिस से संबंधित हैं उनके खिलाफ FIR रजिस्टर करने के लिए कलेक्टर के साथ चर्चा करके उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हमें FIR रजिस्टर करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ऐसा कोई दूसरी जगह के ऊपर भी ये प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो सब अधिकारी को मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी जो है ये बेच नहीं सकते। तो आज उन्होंने एक पेपर के अंदर बयान दिया और ये कहा कि इम्तियाज़ जलील झूठ बोल रहा है करके, और मैं इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ मानहानि का दावा कोर्ट में दायर करूँगा। उन्होंने कहा कि जो बंदे ने प्रॉपर्टी ली है वो मेरा PA है ही नहीं करके। तो मैं मेरे मित्र अतुल सावे साहब को बताना चाहता हूँ कि इम्तियाज़ जलील जब मुँह खोलता है तो जब तक उसके पास पुरावे नहीं रहते हैं तो मुँह नहीं खोलता हूँ। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका PA नहीं है तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ साहब। वो तस्वीरों से ये साफ हो जाएगा। ये गृह निर्माण मंत्री माननीय अतुल जी सावे साहेब यांचे सुए सहायक आमचे मित्र श्री उल्हास पाटिल, ये आपके सुए सहायक है, PA है। ये आपकी जब मीटिंग हो रही है, जब आपके सरदार के साथ आप बैठे हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ, जो पीछे बंदा पट्टा डाल के खड़ा हुआ है ये आपका PA है। इसके बाद जब अजीत दादा के साथ आप बैठे हुए हैं तो पीछे जो पट्टा डाल के बैठा खड़ा हुआ है वो आपका PA है, वरना कोई भी जा नहीं सकता है। तो अगर अतुल सावे साहब को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 48 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर है हिम्मत तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा ठोक के दिखाओ, मैं तुम्हारे को अदालत के अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये महाशय ने गरीबों की प्रॉपर्टी ली है, ये आदर्श के ठेकेदारों की प्रॉपर्टी खरीदी है, और आप कह रहे हैं कि ये मेरा कोई है ही नहीं करके। हाँ, ये देखिए, ये इनका काम था, ये मुख्यमंत्री ने इनके पैसे दिलाना चाहिए था, देवेंद्र फडणवीस ने दिलाना चाहिए था, जिसके गले में हाथ डाल के खड़े हुए हैं। लेकिन अब जब मामला सामने आ गया तो सीधा कहते रहे हैं कि मेरे है ही नहीं PA करके। चलिए आप केस लड़ाइएगा मेरे खिलाफ, अदालत के अंदर बात होगी। पालिका वाला मामला है, देखिए, पीसा देवी के अंदर जो ज़मीन बेची गई है उसका मार्केट वैल्यू अगर देखा जाए तो कम से कम वो 4 से 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। देने वाले कौन हैं?
तो लेने वाले जालना के गोयल सेठ बोल के है, बता रहे बहुत बड़े धन्ना सेठ है इसमें। ये ऑर्डर भी किसने पास किया? तो यही तहसीलदार साहब ने पास किया है। तो हमारा ये सवाल है कि तहसीलदार साहब को इतना इंटरेस्ट क्या था जब उन्हें मालूम है कि ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, फेर फार कर नहीं सकते, लेकिन उसने कहा कि भैया मेरे जेब में पैसे आ रहे हैं, मैं ना पुलिस को गिनूंगा ना किसी को गिनूंगा और मैं मेरा ऑर्डर पास करते रहूंगा। उन्होंने अपना ऑर्डर पास कर लिए है। अब तहसीलदार का वक्त आ गया है कि वो भी घर पे जाके बैठ जाए और वाड़ू का धंधा शुरू कर दे।